आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। 1 मिनट में पूरी खबर और पूरा विश्लेषण आप देखेंगे। फटाफट खबरें बिल्कुल नए अंदाज में। यूपी में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर के लिए आज एक बड़ा करार हुआ। बाहुबली अतीक अहमद की प्रॉपर्टी कुर्क होगी। आगरा में प्रॉपर्टी डीलर और अमेठी में एक रिटायर्ड टीचर की पीट कर हत्या कर दी गई। और इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर ठग्स ऑफ नाइजीरियन का खुलासा हुआ है। सारी खबरें पूरे विश्लेषण के साथ देखिए सिर्फ 1 मिनट में। तो आइए शुरू करते हैं खबर 1 मिनट का रोमांच भरा सफर। बाहुबली विधायक अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब प्रयागराज के डीएम ने अतीक अहमद की अवैध संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दे दिए हैं। इसमें अतीक अहमद की 7 अवैध संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दे दिया गया है और ये पूरी कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की जा रही है। इस कार्रवाई में अतीक अहमद और अन्य अपराधियों के लाइसेंसी हथियार भी जब्त किए जाएंगे। आदेश के मुताबिक अतीक अहमद के अलावा 23 अन्य अपराधियों के लाइसेंसी हथियार जब्त किए जाएंगे, जिसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि अतीक अहमद अभी अहमदाबाद सेंट्रल जेल में बंद है। पहले अतीक अहमद प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में थे, जिसे बाद में अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया गया। आगरा में दिन दहाड़े एक हरिशंकर नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी गई, जिससे प्रॉपर्टी डीलर गंभीर रूप से घायल हो गया। जिस प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी गई है, उसके सगे भाई को भी पहले गोली मारी गई थी। पूरा मामला थाना एतमादुल्ला क्षेत्र का है, जहां पर ये प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी गई। बताया जा रहा है कि हरिशंकर जब अपने घर के बाहर खड़े थे, तभी एक युवक आया और उसने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जो पूर्व में आर के भारती प्रोफेसर को जिन लोगों को गोली मारी गई थी, उनके छोटे भाई को 3 गोलियां लगी हैं पैर में और जानकारी भी प्राप्त हो गई जिन लोगों ने मारा है। जो पूर्व में इनके भाई को गोली मारने में जेल गया है अभियुक्त, उसी का भाई है जिसने गोली मारी है, उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पूरा मामला रंजिशन चला आ रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी गई है। फिलहाल हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अमेठी में दिन दहाड़े एक रिटायर्ड शिक्षक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावर रिटायर्ड शिक्षक विद्याधर शुक्ला को लहूलुहान कर बीच रास्ते में छोड़कर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल रिटायर्ड शिक्षक विद्याधर शुक्ला की इलाज के दौरान ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई। तनाव को देखते हुए गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। अमेठी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हमलावरों की तलाश भी कर रही है। मुंशीगंज थाना क्षेत्र के ममता स्टील फैक्ट्री के सामने रायबरेली सुल्तानपुर हाईवे की ये पूरी घटना है। आगरा में पुलिस ने इंटरनेशनल ठगी का खुलासा किया है। इंश्योरेंस पॉलिसी को दोबारा चालू करने के नाम पर ठगों ने लोगों से करोड़ों की ठगी की है। पुलिस ने इस मामले में एक नाइजीरियन नागरिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आगरा के साइबर सेल में एक रिटायर्ड फौजी ने शिकायत की थी। ये पूरा जो अपराध है वो साइबर क्राइम का अपराध इंडो नाइजीरियन गैंग के द्वारा किया गया था, जिसमें एक नाइजीरियन नागरिक भी शामिल है और उसके अलावा 3 भारतीय मूल के नागरिक हैं। इस खबर में खास बात यह भी है कि मुख्य आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में आया है, वो पहले लड़की थी, जिसकी तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसने अपना लिंग परिवर्तन कराया और फिर लड़का बन गया और इसके बाद गिरोह में शामिल होकर ठगी का धंधा करने लगा। गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके में 10वीं में पढ़ने वाले एक छात्र ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस जांच में ये निकल कर आया कि मृतक छात्र दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ता है और लॉकडाउन के दौरान घर पर ही था। बच्चे के पिता चीन में नौकरी करते हैं। बच्चा अपनी मां के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि छात्र बिल्ली पालने की जिद कर रहा था, जिसके लिए उसकी मां मना कर रही थी। जिसके बाद बच्चा अपने कमरे में चला गया। जब सुबह बच्चा कमरे से बाहर नहीं निकला तो मां ने लोगों को मदद के लिए बुलाया, जिसके बाद दरवाजा तोड़कर बच्चे के शव को बाहर निकाला गया। जो ये लड़का है 14 साल का, इसको बिल्ली का बच्चा चाहिए था और घर वालों से जिद कर रहा होगा काफ़ी लंबे समय से। घर वाले माने नहीं तो कल घर वालों से रुष्ट होकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया दिन में करीब 12-1 बजे के आसपास। उसके बाद से घर वाले लगातार उसको खटखटा रहे थे, दरवाजे को नहीं खोला। जब खोला तो जानकारी करी गई तो पता चला कि इनको सुसाइड कर ली और उन्होंने डेथ कर ली। हैंगिंग पोजीशन में पाए गए थे। हरदोई की पाली पुलिस ने 25,000 की इनामी महिला अपराधी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा है।
सुंदरा नाम की महिला शराब का कारोबार करती थी और पिछले साल दबिश देने गई पुलिस पर हमला भी किया था और उसके बाद से फरार चल रही थी और पुलिस उसकी तलाश में थी। इन पे 25,000 रुपए का इनाम था। इनको स्वाट टीम और पाली थाना अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से प्रयास किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ये टीम बनाई गई थी। मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी कपिल देव ने कहा कि इन लोगों ने पुलिस पर हमला भी किया था। इस मामले में युवकों और महिलाओं के विरुद्ध शराब बेचने और बनाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। बताया गया है कि घर से शराब बरामद हुई थी। इसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई में पुलिस जुट गई थी। सुल्तानपुर में दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतक पिता और पुत्र हैं। हादसे में मृतक की पत्नी और बेटी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामला हलियापुर कस्बे का है, जहां पर कच्चे घर में यह हादसा हुआ। लगातार हो रही बारिश के चलते मकान रात में ढह गया, जिससे मलबे में दबकर राम अचल और उसके पुत्र की मौत हो गई, जबकि पत्नी और बेटी आरती गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर मां बेटी का इलाज जारी है। मामले में एसडीएम ने राजस्व की टीम को मौके पर जाकर जांच और कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। फिलहाल पूरे मामले में बड़ा सवाल ये है कि सरकार और प्रशासन के जो दावे थे सरकारी आवास गरीबों को दिए जाएं, उसकी पोल खुल गई है। अमेठी पुलिस ने शातिर कछुआ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। तस्कर के पास से 6 लाख रुपए की कीमत के 502 कछुए बरामद किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर जगदीशपुर पुलिस ने कादूनाला पुल के पास से इस तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसपी ने गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 2,500 रुपए का इनाम भी दिया है। 502 कछुओं की जो बरामदगी थी, इसके क्रम में 283/20 अपराध संख्या पंजीकृत किया गया। अंतर्गत धारा 9, 48A, 49, 51 और 52 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पंजीकृत किया गया। वन विभाग को सूचित किया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने आकर के इसको प्रकरण की विवेचना आरंभ कर दी है। अमेठी पुलिस ने बताया है कि जगदीशपुर कोतवाली में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से सोशल मीडिया और ट्विटर अकाउंट पर ट्रस्ट के आधिकारिक बैंक अकाउंट को जारी किया गया। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि राम मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ही दान करें। ट्रस्ट को दिया गया दान ही राम मंदिर निर्माण में इस्तेमाल होगा। चंपत राय के मुताबिक अनाधिकृत लोग मंदिर के लिए धन का संग्रहण कर रहे हैं। इसी वजह से ट्रस्ट ने अकाउंट नंबर जारी कर इसी अकाउंट में दान देने की अपील का फैसला किया है। बैंक अकाउंट ऑथराइज्ड ट्विटर पर न देने के कारण कई कठिनाइयां लोग अनुभव कर रहे थे, तो रात मैंने वो काम पूरा किया। शेष हम एक विज्ञापन अखबारों में निकालेंगे। ट्रस्ट ने इसके लिए क्यूआर कोड भी जारी किया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई भी व्यक्ति सीधे ट्रस्ट के खाते में पैसे दान कर सकता है। इससे लोग ट्रस्ट के नाम पर फ्रॉड बैंक खातों से बच सकते हैं। यूपी सरकार और नौसेना के बीच काफी अहम करार हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यूपीडा और नौसेना की संस्था नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच ये एमओयू साइन हुआ। ऑनलाइन हुए करार के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीएम मोदी का आभार जताया। सीएम योगी ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में बदलाव आज की जरूरत है। सभी संबंधित पक्षों का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में हम आत्मनिर्भर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस परिकल्पना को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में सफल होंगे। डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना 6 जिलों के 5070 हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जा रही है। इस कॉरिडोर का सबसे ज्यादा फायदा बुंदेलखंड को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ में स्थित बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र में बहुजन समाज पार्टी की मूर्तियां फिर से लगवाई जा रही हैं। तस्वीरें सामने आने के बाद एक बार फिर से मायावती के मूर्ति प्रेम पर चर्चा शुरू हो गई है।
हालांकि बीएसपी नेताओं का कहना है कि ये मूर्तियां नई नहीं हैं, पहले इन्हें हटाया गया था, अब प्रेरणा स्थल में ही दूसरी जगह लगाया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के दौरान ही खुद की मूर्तियां लगवाने को लेकर मायावती की जमकर आलोचना हुई थी। इसके बावजूद नोएडा और लखनऊ में मायावती की मूर्तियां कई जगहों पर लगवाई गईं। लखनऊ के भीमराव अंबेडकर पार्क और बहुजन समाज प्रेरणा स्थल पर मायावती की कई मूर्तियां लगाई गई हैं। प्रेरणा स्थल पर ही नई मूर्तियों ने सबको चौंका दिया है। यूपी में जन्माष्टमी के दिन 3 लाख से ज्यादा घरों में अचानक बिजली चली गई थी। इस मामले में सरकार ने EESL आदेश सक्सेना और LNT के प्रोजेक्ट मैनेजर शशिकांत अग्रवाल को सस्पेंड कर दिया। बताया जा रहा है कि बिजली किसी और फॉल्ट के कारण नहीं बल्कि स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी की वजह से गई थी। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से लाखों घरों को रात को अंधेरे में ही रहना पड़ा। लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली, मथुरा और अलीगढ़ में इस सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाए थे। अधिकारियों ने बताया कि किसी कर्मचारी ने स्मार्ट मीटर की कमांड गलत दे दी थी, जिसकी वजह से बिजली चली गई। काफी प्रयास के बाद ये फॉल्ट ढूंढा जा सका। हालांकि अभी ये पता नहीं चल सका है कि गलत कमांड कहां से और किस कर्मचारी ने दी थी। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया है कि आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। राज्यसभा के एकमात्र सीट से भाजपा ने जयप्रकाश निषाद को प्रत्याशी बनाकर एक बड़ा दांव खेला है। विपक्ष जहां ब्राह्मण राजनीति को केंद्र बना रहा था, वहीं भाजपा ने अति पिछड़ा उम्मीदवार उतारकर उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार की राजनीति को भी साधने की कोशिश की है। निषाद को राज्यसभा में भेज के बीजेपी की जो निगाहें हैं वो 2022 विधानसभा चुनाव पे हैं। निषाद वोट या जिसको आप कह सकते हैं कि निषाद, मल्ला, केवट, बिंद, ये सब जो पूरा समूह बनता है अति पिछड़ी या अति दलित जातियों का, ये न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बहुत प्रभावी अहमियत रखती हैं। अति पिछड़ी जातियों को जहां 2022 के लिए एकजुट करने की भाजपा की कोशिश है, वहीं आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में भाजपा इसको अपने लिए एक ट्रम्प कार्ड के रूप में देख रही है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18, गोरखपुर। महंत नृत्य गोपाल दास जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा आए थे, जहां पर उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में परेशानी हुई, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। महंत नृत्य गोपाल दास का कोरोना टेस्ट भी कराया गया, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें कुछ पॉजिटिविटी की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर क्षण की वो खबर ले रहे हैं और उन्होंने 3-4 बार फोन करके ये निर्देश दिए हैं कि महाराज जी के बेहतर चेकअप के लिए और बेहतर इलाज के लिए उनको तुरंत मेरांता में शिफ्ट कराया जाए, जो हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। हमारी ALS एम्बुलेंस आ गई है, डॉक्टरों की टीम मजिस्ट्रेट स्पोर्ट के साथ महाराज जी को हम लोग वहाँ पे शिफ्ट करा रहे हैं। सीएम योगी ने भी बेहतर इलाज के लिए मेदांता के डॉक्टर नरेश त्रेहन से बात की है। वहीं प्रयागराज में नरेंद्र गिरी महाराज ने नृत्य गोपाल दास के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दिया है। तो हम जैसे समाचार आप लोगों ने दिया है तो उनका समाचार लेते हैं और हनुमान जी से आज स्वयं जाकर प्रार्थना करूंगा। यूपी में जन्माष्टमी के दिन 3 लाख से ज्यादा घरों में अचानक बिजली चली गई थी। इस मामले में सरकार ने EESL आदेश सक्सेना और LNT के प्रोजेक्ट मैनेजर शशिकांत अग्रवाल को सस्पेंड कर दिया। बताया जा रहा है कि बिजली किसी और फॉल्ट के कारण नहीं बल्कि स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी की वजह से गई थी। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से लाखों घरों को रात को अंधेरे में ही रहना पड़ा। लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली, मथुरा और अलीगढ़ में इस सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाए थे। अधिकारियों ने बताया कि किसी कर्मचारी ने स्मार्ट मीटर की कमांड गलत दे दी थी, जिसकी वजह से बिजली चली गई। काफी प्रयास के बाद ये फॉल्ट ढूंढा जा सका। हालांकि अभी ये पता नहीं चल सका है कि गलत कमांड कहां से और किस कर्मचारी ने दी थी। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया है कि आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
न्यूज 18 की मुहिम स्कूल फीस आदि करो को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। यूपी के कई शहरों में पेरेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि जब स्कूल नहीं चल रहे तो फिर फीस पूरी क्यों ली जा रही है। लखनऊ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ हर तरफ से न्यूज 18 की मुहिम को समर्थन मिल रहा है। इसी मुद्दे पर कल सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई होनी है। याचिका में प्रशासन को स्कूल फीस को लेकर आदेश जारी करने की अपील की गई है। मेरा मानना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तमाम अभिभावकों बच्चों की पीड़ा को समझते हुए एक स्पष्ट आदेश पारित किया जाएगा। बच्चे पढ़ तो रहे हैं इंटरनेट के द्वारा, लेकिन हमसे स्कूल से फीस मांगी जा रही है। आज इस कोरोना संक्रमण के दौरान जो है आम आदमी का जीवन समझिए एकदम खर्चे से वो दबता जा रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच सुनवाई करेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं रोमांच से भरे इस खबरों के सफर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अटल बिहारी वाजपेयी को पीछे छोड़ते हुए सबसे लंबे वक्त तक सत्ता में रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड कायम किया है। वाजपेयी अपने सभी कार्यकालों को मिलाकर 2268 दिनों तक देश के प्रधानमंत्री रहे, जो आज से पहले तक सबसे लंबे वक्त तक सत्ता में रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। गैर कांग्रेसी जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें सबसे बड़ा रिकॉर्ड अब तक अटल बिहारी वाजपेयी का था और उसको ये पार करने जा रहे हैं। तो ये एक तरह से चाहे तमाम मील के पत्थर कायम कर रहे हैं, तो उसमें भी एक मील का पत्थर है माना। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को उन्हें इस मामले में पीछे छोड़ दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। उन्होंने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। बाद में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने और भी बड़ी जीत हासिल की और नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। ईमानदार टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहन और कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक नए खास प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। इस प्लेटफॉर्म का नाम ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट दिया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की शुरुआत है, जिसमें फेसलेस असेसमेंट अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर्स चार्टर आज से ही लागू हो गए हैं। टैक्स पेयर को ये फेयरनेस और फियरलेसनेस का विश्वास देने वाला है। बता दें कि इस नए टैक्स प्लेटफॉर्म के तहत करदाता को फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर्स चार्टर, फेसलेस अपील की सुविधा मिलेगी। साथ ही अब टैक्स देने में आसानी होगी। तकनीक की सहायता से लोगों पर भरोसा जताया जाएगा। कोरोना काल के बीच ही स्वतंत्रता दिवस की तैयारी चल रही है। इसे देखते हुए केंद्रीय गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय ने समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर के गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी में साफ तौर पे कहा गया है कि 15 अगस्त के 2 हफ्ते पहले तक किसी भी व्यक्ति को कोरोना के लक्षण पाए गए हो और उनकी रिपोर्ट ना आई हो तो उन्हें ऐसे कार्यक्रम में जाने से बचना चाहिए। इसके साथ ही साथ एडवाइजरी में साफ तौर पे कहा गया है कि कार्यक्रम स्थल पर जाने के लिए सुरक्षा जांच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ सिटिंग प्लानिंग के लिए एक अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है और अधिकारी के नियम को पालन करना चाहिए। साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि जब कार्यक्रम खत्म हो जाए तब सिटिंग प्लानिंग के लिए जो अधिकारी नियुक्त हैं उनके निर्देशन के पालन के अनुसार ही वहाँ से निकलना चाहिए। कैमरा रमेश रत्नाकर के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।